बड़ी खबर के साथ, जहां नीति आयोग की बैठक पे प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे संकट के समय भी लगातार आगे बढ़ रहा है। वैश्विक अनिश्चितता में भारत वृद्धि की राह पर, राज्यों के बीच सहयोग और बातचीत होनी चाहिए। विकसित भारत का आधार है महिला नेतृत्व वाला विकास। नीति आयोग की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, स्थितियां कैसी भी हो, भारत लगातार आगे बढ़ रहा, राज्यों के बीच सहयोग और बातचीत होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि आपसी तालमेल बनाकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ऐसा ना सोचा जाए कि हमारा राज्य है, सिर्फ हम वहीं पर ही काम करेंगे। आपसी तालमेल के साथ जब जिसको जिसकी जरूरत पड़े एक साथ होने चाहिए, और आपसी तालमेल यानी बैलेंस बनाकर ही देश को आगे ले जाया जा सकता है। विकसित भारत का आधार है महिला नेतृत्व वाला विकास, यानी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे रखने की बात यहां पर भी प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई। तो देखिए, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वैश्विक अनिश्चितता यानी कि जो भी स्थितियां वैश्विक स्तर पर चल रही हैं, उसके बावजूद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्यों के बीच सहयोग और बातचीत होनी ही चाहिए, यानी आपसी तालमेल, बैलेंस बनाकर ही देश की तरक्की हो सकती है। विकसित भारत का आधार है महिला नेतृत्व वाला विकास, यानी जब महिलाओं का विकास होगा तो देश का विकास होगा। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बताते जाए, टीएमसी सांसद ने ममता बनर्जी को धमकी दी है। जी हां, आपको बता दें, टीएमसी सांसद ने दी ममता बनर्जी को धमकी। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां टीएमसी सांसद ने दी ममता बनर्जी को धमकी। कल्याण बनर्जी ने दी ममता बनर्जी को धमकी। हम दोनों में किसी एक को चुनना होगा, ममता मुझे चुने या अभिषेक को। अगर ममता अभिषेक के साथ तो मैं नहीं। अभिषेक की वजह से पार्टी का ये हाल हुआ। तो देखिए, अब पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद खुद पार्टी के अंदर फूट साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी। उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी को धमकी देते हुए कहा कि आज जो पार्टी का हाल है वो सिर्फ अभिषेक की वजह से है। या तो ममता बनर्जी मुझे चुने या फिर अभिषेक को, हम दोनों में से किसी एक को ममता बनर्जी को चुनना होगा। देखिए, इस समय टीएमसी के लिए संकट की घड़ी है। एक तरफ चुनाव हार चुके हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के लोग धीरे धीरे छिटकते जा रहे हैं, और अब ममता बनर्जी को धमकी देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे वो सयानी घोष हो या फिर अब ये सांसद कल्याण बनर्जी, सभी इस समय ममता बनर्जी को धमकी भरे लहजे में अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हम दोनों में किसी एक को चुनना होगा, ममता मुझे चुने या अभिषेक को। अगर ममता अभिषेक के साथ तो मैं नहीं। साथ ही बड़ा आरोप लगाया, कहा अभिषेक की वजह से ही पार्टी का ये हाल हुआ है, हम चुनाव हारे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को पार्टी में रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, सियासत में कब क्या होने लगे पता नहीं लगता।
हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए, जब से नतीजे आए हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बाद राजनीतिक उलटफेर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ लंबे समय के बाद टीएमसी विलय कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के ही सांसद नेता जो हैं वो ममता बनर्जी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं है। विधायक सांसद लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़े, इसी बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के 4 बार लोकसभा के सांसद रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने साफ मना कर दिया। यह मामला विधायकों के हस्ताक्षर के मेल न खाने जुड़ा हुआ है। याचिका में गिरफ्तारी जैसी बातें भी थी। उसके बाद अब जो है अभिषेक बनर्जी ने सीधा कह दिया कि ममता बनर्जी से कि अभिषेक बनर्जी या मुझ में से किसी एक को चुन लें, और उन्होंने सीधा कह दिया कि अभिषेक बनर्जी का जो हाई कोर्ट में केस है उसमें वो अपने आप को अलग करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है विधायकों के हस्ताक्षर के मिलान मामले में सीआईडी ने जो संबंध को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी अदालत पेश नहीं हुए। उन्होंने सीधा कहा कि मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का प्रतिद्वंद न करने का फैसला उनका अपना है। अभिषेक के प्रति उनका जो अभिषेक का जो अहंकारी व्यवहार है उसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया। उसी से उन्होंने एक तरफ धमकी दी ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी से किसी एक को चुन लें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही। कभी उनके विधायकों ने उनके साथ छोड़ा, अब जो है लोकसभा के सांसदों के साथ 3 राज्यसभा के सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ धमकी भरे लहजे में ममता बनर्जी से साफ तौर पूछा जा रहा है या तो मैं या तो कोई और। उसके पहले भी जैसा आपने भी जानकारी दी, कई उनके विधायक, कई नेता जो है उनका साथ छोड़ के तुरंत ही चले गए जैसे रिजल्ट सामने आए। तो अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस समय बहुत टेंशन में है कि वो क्या करे, कैसे अपनी पार्टी को बचाएं, अपने लोगों को एकजुट रखें। और देखिए, ये तो खबरें चल ही रही हैं कि कांग्रेस में उनका विलय होना तय है। ये बिल्कुल एक तरफ जैसा तो मैंने कहा कि देखिए, टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि या तो अभिषेक बनर्जी या तो कल्याण बनर्जी, किसी एक को चुनना होगा। और अभिषेक बनर्जी पर पार्टी में टूट का जिम्मेदार उन्हें ठहराया गया। और जो पार्टी के हाल हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अभिषेक बनर्जी के कारण हुए, इसलिए अब चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे ही चुनावी नतीजे आए पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। उसके बाद से ही पार्टी में टूट शुरू हो चुकी थी। अगले दिन से ही खबरें आना शुरू हो गई थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी से जनहानि की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से जनहानि की खबरें सामने आ रही है। इसके पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आई थी जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जहां यूपी में वर्षा, आंधी, आकाशीय बिजली से जनहानि, पशु हानि, आर्थिक हानि पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हानि का आंकलन कर 24 घंटे में मुआवजा दिया जाए। देखिए, सीएम सख्त है। अगर आपदा आती है, ये समस्याएं पैदा होती है, तो लोगों को मुआवजा तुरंत पहुंचाया जाए, आर्थिक सहायता तुरंत पहुंचाई जाए। देखिए, अभी मॉनसून दस्तक देना बाकी है। जैसे जैसे मॉनसून अपनी दस्तक देगा, वैसे वैसे कई जगहों पर स्थितियां भी विकराल होती जाएंगी, और उसके लिए बेहद जरूरी है पहले से तैयारी। सीएम ने साफ तौर पर अधिकारियों से कह दिया है कि जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पशु मर जाते हैं, पशु हानि होती है, तो उसका मुआवजा उनको दिया जाए। अगर खेत खलियान खराब होते हैं, उसको लेकर मुआवजा दिया जाए। साथ ही अगर जनहानि होती है तो इसका भी संज्ञान तुरंत लिया जाए। सीएम का निर्देश, सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड पर रहें, फील्ड पर उतरे, फील्ड पर प्रभावित परिवारों को सहायता दें, उनसे संवाद स्थापित करें। प्रभावित परिवारों से संवाद बनाकर रखे अधिकारी।
और साफ सख्त लहजे में सीएम ने कह दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए सीएम ने साफ कर दिया है कि आपदा आएगी तो उससे पहले प्रबंधन जरूरी है। किसी को अगर कोई समस्या होती है तो अधिकारी फील्ड पर मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ दिशा निर्देश दिया है कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उससे पहले उसका प्रबंधन होना चाहिए, यानी कि उसके उपाय खोज के रखना है। और यही कारण है कि हाल में जिस तरह से बारिश से या आंधी तूफान ओलावृष्टि हुए हैं, उससे जो भी जनहानि हुई है, फसलों को नुकसान हुआ है या फिर वस्तु हानि हुई है, उसको लेकर जो है सभी जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि अगर कहीं पर भी इस तरह की घटना बर्दाश्त होती है तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अगर फसलों का नुकसान होता है तो कृषि विभाग, राजस्व विभाग और जो बीमा कंपनी है वो उसका सर्वे करे और सर्वे करके रिपोर्ट जो है उस जिले के जिलाधिकारी को दे और जिलाधिकारी तत्काल जो है किसानों को राहत दे। तो ये साफ उनका दिशा निर्देश है। और ये भी कहा गया कि अगर किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही बरती जाती है या फिर उनके पास किसी भी किसान की शिकायत आती है कि उनको उनका उचित मुआवजा नहीं मिला है, तो इस पे जो है उनके खिलाफ जांच भी हो सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी सक्रिय हैं और लगातार जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और साफ दिशा निर्देश है कि अगर कहीं पे भी जिस तरह से बारिश, ओलावृष्टि या फिर आगजनी होती है या फिर किसी भी तरह से किसानों का कोई नुकसान होता है, जनहानि होता है या फिर पशु हानि होती है, तो उचित मुआवजा तत्काल दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि अधिकारी फील्ड पर चाहिए। जैसे ही समस्याएं अगर आती हैं तो आप जनता के पास मौजूद होने चाहिए। और अगली बड़ी खबर देते जहां ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल को कड़ा पत्र लिखा है। आपको बता दें यूपीपीसीएल को कड़ा पत्र ऊर्जा मंत्री के द्वारा लिखा गया और साफ किया कि बिजली कटौती नहीं की जाएगी। बता दें कि ऊर्जा मंत्री के द्वारा कड़ा पत्र जारी किया गया है। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल को ऊर्जा मंत्री का कड़ा पत्र। 10% FPPAS सरचार्ज लगाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मुझसे बिना पूछे बिजली महंगी क्यों की। मेरे विभाग के फैसलों की जानकारी मुझे टीवी चैनलों से कैसे मिल रही है। संकट के समय मुख्यालय से गायब रहते हैं चेयरमैन। सरकार की छवि खराब करने का लगाया आरोप। बिजली विभाग में तबादलों और आपूर्ति व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी जहां उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी, जिससे जनता के बीच में खलबली पैदा हो गई थी कि लगातार देखिए महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ बिजली में भी अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो जनता कहां जाएगी। लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ने फटकार लगाई है यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल को। AK शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि मेरे विभाग की चीजें मुझे टीवी चैनल से कैसे पता चल रही हैं। अब मुझसे बिना पूछे कैसे सरचार्ज लगाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। 10% FPPAS सरचार्ज लगाने पर जताई नाराजगी। और अगली बड़ी खबर आपको वाराणसी से दे जहां दाल मंडी में लगातार कार्रवाई जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई जारी है जिससे अफरा तफरी मची हुई है। आपको बता दें कि दाल मंडी में लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पहले कुछ दिन का समय दिया गया था कि आप अपना सामान सुरक्षित तरीके से हटा लें, लेकिन अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। अभी 2 दिन पहले भी इसी तरीके की कार्रवाई चल रही थी जहां पर नोक झोंक भी व्यापारियों और प्रशासन के बीच में देखी गई थी, लेकिन पहले से ही नोटिस जारी करने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें कि 12 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। अब तक 132 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। 181 भवन, 6 मस्जिदों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जून के आखिर तक कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्य। 17.4 मीटर चौड़ी होगी दाल मंडी की सड़क। मौके पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद।
तो देखिए, वाराणसी से आपको खबर दे दें, जहां दाल मंडी में ध्वस्तीकरण कार्रवाई लगातार जारी है। 12 मकानों पर अभी तक ये कार्रवाई की जा चुकी है। अब तक 132 मकानों को भी ध्वस्त किया जा चुका है, यानी कि आज 12 मकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। 181 यानी 181 भवन, 181 मकान और 6 मस्जिदों पर भी कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जून के आखिर तक ये कार्रवाई पूरी करनी है। ध्वस्तीकरण का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आज किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है? क्या किसी प्रकार की कोई नोकझोंक या शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई जारी है? बिल्कुल, मैं इस समय दाल मंडी के अंदर मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहूंगा कि दाल मंडी जो है, अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज हो गई। आज 12 मकानों पर अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा अभी जो है बुनियादी कराई गई है। 14 तारीख को फिर 11 मकानों का ध्वस्तीकरण होगा। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं एक बार कि ये बुलडोजर यहाँ पर जो है खड़ा है और आगे जाने के लिए पुलिस ने रोक लगा रखी है। निश्चित तौर से चूंकि जो मकान है वो कहीं न कहीं डोमलाइज किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, और चूंकि मकान इतने अंदर और गलियां इतनी सकरी हैं, आप दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में अंदर क्या है, क्योंकि अंदर जाना मुश्किल है। पुलिस प्रशासन ने सभी को रोक लगा रखी है, क्योंकि जो मजदूर हैं वो हथौड़े से तोड़ रहे हैं और जहां जगह मिल पाई है वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। पोकलैंड में आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार ऊपर दिखाना चाहूंगा सहयोगी से एक बार दिखाएं। देखिए किस तरह से पतले मकान है और उस पर जो है हथौड़े से कार्रवाई चल रही है और पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान यहाँ इस समय मौजूद हैं। आपको दिखा देंगे यहाँ प्रशासन के लोग भी मौजूद है। पीडब्ल्यूडी ने पुनः मुनादी कराई है। 14 तारीख को 11 मकानों को फिर पुनः तोड़ा जाएगा, जिनका जो है कहा जाए तो रजिस्ट्री हो गई है। अब लगभग 130 से ऊपर के जो मकान है वो तोड़ दिए गए हैं और जो भवन है उनकी जो मलबे है, आपको दिखाएं कि बहुत पूरा दाल मंडी मलबे में तब्दील हो चुका है। निश्चित तौर से अब मलबे को हटाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। यहाँ बुलडोजर खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके आगे जाने की परमिशन प्रशासन ने नहीं दी है। कुछ मकान बने हैं जो रुके हुए हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जल्द प्रशासन उसकी कवायद कर रही है। निश्चित तौर से वो भी जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्री होने के बाद उनकी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है उसके आगे की कार्रवाई प्रक्रिया में चालू है। बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से ये कार्रवाई जारी है और अब तक बड़ी संख्या में जो मकान है वो ध्वस्त किए जा चुके हैं और सड़क की चौड़ीकरण को लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। अभी कितने और दिन तक ये कार्रवाई चलनी है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कई मस्जिदें भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो है 187 मकान है टोटल, जिसमें 6 मस्जिदें हैं। क्योंकि मस्जिदों की कार्रवाई अभी पेंडिंग में है, उस पर किसी भी प्रकार के जो प्रशासन का सामंजस्य है वो मौलाना और उस दूसरे पक्ष से जो है सामंजस्य बनाने के बाद, क्योंकि उसको बुलडोजर से गिराया जाएगा या हथौड़े से या स्वतः गिराया जाएगा, इसकी अभी जो कहा जाए तो स्थिति अभी बनी नहीं है। उसको लेकर प्रशासन की और मुस्लिम पक्ष की लगातार बातचीत चल रही है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई, सिर्फ जो रजिस्ट्री हुए हैं, जिन भवनों को जो भवन पीडब्ल्यूडी ने रजिस्ट्री कराए हैं कहा जाए तो, और जिनका मुआवजा दे दिया गया है, उन्हीं पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। हाँ, सिर्फ थोड़ी बहुत छोटी घटनाएं होती हैं, जिनके सामान नहीं निकले हैं, जो कुछ लोग उसमें अभी रह गए हैं, उनसे थोड़ा बहुत विरोधाभास पुलिस प्रशासन का रुक के होते रहता है। लेकिन प्रशासन सख्ती रुख अपनाते हुए निश्चित तौर से दाल मंडी को खाली कराने, चूंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहा जाए तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो काशी विश्वनाथ के आपको दिखाना चाहेंगे एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि ये जो गली जाती है ये दाल मंडी, ये सीधे काशी विश्वनाथ धाम को जाती है। 650 मीटर में आप काशी विश्वनाथ धाम पहुंच जाएंगे। उसी को लेकर ये कवायद शुरू की गई थी, जिसके बाद ये 17.5 मीटर जो है चौड़ी जो है सड़क बनाई जा रही है, जिसमें दोनों तरफ एलिवेटेड रोड होगा। कॉरिडोर मतलब कहा जाता है एक 3D जो प्लान तैयार किया है पीडब्ल्यूडी ने, निश्चित तौर से बहुत ही आकर्षण होगा। त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट होगी इसमें जो है। तो ये जो है रास्ता पूरा ये काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए और पर्यटकों के सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि
पिछले महाकुंभ में जब वहां से जो लोग दर्शन करके निकले, स्नान करके निकले, वो जो क्राउड यहाँ पर जो है आया, उसको देखकर प्रशासन भविष्य में इस तरह की गलती न हो, क्राउड करने में 8-10 किलोमीटर तक के रेंज जो है जाम हो गए थे काशी के, उसको देखते हुए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ ये चूंकि गली है, इसलिए इसको विकसित करने का जो प्लान तैयार था, अब वो अमली जामा कार्रवाई अपना रही है। लगातार जारी है और अभी तक बड़ी संख्या में मकान ध्वस्त भी किए जा चुके हैं और निरंतर ये कार्रवाई अभी जारी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा